दोस्तों, मुझे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में आया था कि आप रियल एस्टेट पे कोई वीडियो बनाओ। तो रियल एस्टेट के बारे में आज बात करते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में अगर किसी से पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों करनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, लेकिन जो ज़मीन है वो उतनी ही रहने वाली है। दैट्स वाई वी शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये जो रीज़न लोग दे रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है और ज़मीन कम बढ़ने वाली है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये पहले आप रजिस्टर करो। कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिससे ये जो नेचर है ना, अपने आप को रीबैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो उसकी चिंता आप ना करें। ज़मीन कम पड़ेगी क्या होगा, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट आप जेन्युइन रीजन से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है, उसको समझकर उसको लिया जा सकता है। हम रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएशन के पर्पस से इन्वेस्टिंग करें, ना कि आने वाली जनरेशन के लिए लेकर रखें। देखिए दोस्तों, सिंपल मैं एक बात बताता हूँ। ये जो जमीन है ना, आप नहीं थे तब भी यही थी, आप हो तब भी यही है, और आप नहीं रहेंगे तब भी वो यही रहेगी। तो सिंपल, अगर आप रियल एस्टेट में पैसे डालना चाहते हो तो हम लोग सोच ऐसी होती है कि नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा। देखिए, वाइट कागज पे काली शाही से आपका नाम लिख दिया किसी कागज पे, तो जमीन आपकी नहीं होती है, ठीक है। ये नेचर की है, उधर ही रहने वाली है। तो इतना सारा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजें आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए खुद करके रखेंगे तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में भी सोचें। तो सिंपल रखे बात को, रियल एस्टेट में पैसे जरूर लगाएं, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से लगाएं। लेकर जनरेशन वाइज संभालने की जरूरत नहीं है। हम अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट में ब्रॉडली 7 प्रकार होते हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, अर्बन प्रॉपर्टी है, सेमी अर्बन प्रॉपर्टी है, हॉलिडे रिसोर्ट्स है, बहुत सारी, एग्री लैंड है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार आते हैं। हर रियल एस्टेट का प्रकार अलग अलग समय पे अलग अलग रिटर्न जनरेट करता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैवी पैसा चाहिए। आप 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट नहीं ले सकते, दूसरा हैवी पैसा लगेगा। और दूसरी बात, ये लिक्विडिटी इशू भी इसमें है। लिक्विडिटी मतलब इमीडिएटली अगर आप कैश करना चाहो तो उसमें नहीं होता है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन से रियल एस्टेट में आने वाले समय में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, उस लॉजिक को समझना पड़ेगा, और तब जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम इस तरीके से नहीं करते, तूने जगह ली मैंने जगह ली, तूने फ्लैट लिया मैंने फ्लैट लिया, ऐसे करेंगे तो हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और इंटरेस्ट भर भर के आधी जिंदगी बैंक के लिए काम करके मर जाएंगे। तो सिंपल, मैं अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की एनालिसिस करना चाहूँगा तो पहले तो डिमांड कितना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर सप्लाई कितना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या बहुत सारे घर बन रहे हैं क्या? तो हम खाली रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे आज, और बाद में फिर कमर्शियल की बात कर सकते हैं, आगे चल के एग्री की बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस को आप लोग पसंद करते हैं तो आगे के जो भी रियल एस्टेट है उसके बारे में और गहराई से बात की जा सकती। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में सप्लाई किस तरीके से, अभी मैं पूना में रहता हूँ तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। हर 1-2 किलोमीटर के यहाँ डिस्टेंस में मुझे बहुत सारे बिल्डर्स के बैनर लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिमांड भी है, डेफिनेटली है। आने वाले मतलब पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छी डिमांड भी रियल एस्टेट में देखेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखेंगे। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात मैं आपको बताऊँ, देखिए सप्लाई काफी अच्छा है, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो डिमांड साइड है उसके साइड में जाकर सोचना पड़ता। तो रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कौन डिमांड करता है, तो मेरे हिसाब से 2 प्रकार के लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं। पहला है इन्वेस्टर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है इन्वेस्टर, जो वहां पर पैसे लगाकर रेंट कमाना चाहता है, कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहता है अपने पैसे का, वो यहाँ पर डिमांड करता है। और दूसरा होता है एंड यूजर, मतलब जिसको रहने के लिए घर की जरूरत है, वो डिमांड करेगा। अब देखिए, मैं अगर इंटरेस्ट यील्ड की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट यील्ड, रेंट यील्ड। देखिए, अगर मैं यहाँ पर पूना में 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और उसे रेंट पे चढ़ाता हूँ, तो 12-15 हजार रुपए का रेंट मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी को यहाँ पर इजीली मिल रहा है।
अब ये 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मुझे अगर 1,20,000 1,40,000 रुपए जो भी हाथ में आ रहा है तो 2-2.5-3% का रिटर्न सालाना मुझे वो इन्वेस्टमेंट पे जनरेट हो रहा है। ये प्लेन कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए मार्केट में बैंक में जाऊं तो 6-7% का मुझे एफडी को रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 2-3% मिल रहा है। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट को मैच करने के लिए मैं 3.5% यहाँ पर लॉस बना रहा हूँ। तो पहला तो जो अट्रैक्टिव रेंट चाहिए वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही एज ए इन्वेस्टर मैं क्या सोच रहा हूँ। और दूसरा मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी ओपन हो रहे हैं। मतलब पहले म्यूचुअल फंड का ऑप्शन नहीं था, शेयर मार्केट का ऑप्शन नहीं था, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे। तो मैं सोचता था कि चलो डाल देते, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन तो मैं क्या सोचता हूँ यार यहाँ पे 1.5 लाख मिलेगा और अगर मैं बैंक में रख दूँ तो 3-3.5 लाख रुपए मिलेगा। अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाऊँ तो 10-12% मिल सकता है। तो वहाँ पे 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए मुझे मतलब गेन हो सकता है मेरा मंथली। तो इस तरीके से मैं एज ए इन्वेस्टर सोच रहा हूँ आज की डेट में। साथ में अगर इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन है तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। मतलब चलो ठीक है रेंट तो कम मिल रहा है लेकिन कैपिटल मतलब उसकी प्राइस बढ़ रही है काफी अच्छी तरीके से, तो भी काफी अच्छा मैं पैसा यहाँ पर बना सकता हूँ। लेकिन प्राइस अगर 3-3.5 लाख से ही बढ़ रही है और मुझे 1.5 लाख यहाँ पे मिल रहा है या फिर कुल मिला के 1.5 लाख रुपए में इंटरेस्ट मिल रहा है और 2-1 लाख मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हर साल हो रहा है फ्लैट का, तो मैं मार्केट इंटरेस्ट रेट को मैच कर रहा हूँ, तो मुझे ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है एज ए इन्वेस्टर। दूसरा अगर मैं रेंट लोन पे लेता हूँ 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर लेता हूँ, 40 लाख रुपए का अगर मैं ईएमआई भर देता हूँ और 2-4 साल की मैं बात करूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो मैंने 40 लाख का लोन निकाल लिया, लोग 40 लाख रुपीज़ का लोन और समझ लीजिए 9-9.5% चल रहा है अभी होम लोन। 3 और 2 5 9-9.5% में 9% 9.5% पकड़ लेता हूँ और 20 साल का लोन है और मैं अभी चल रहा है 2023 उदाहरण के तौर पे ऐसे ही। तो मेरा जो ईएमआई आ रहा है वो आ रहा है 37,000 रुपीज़ का। अब 10 लाख रुपए मैंने अपफ्रंट दिए हुए हैं, 40 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है 9.5% से 37। तो इसमें मैं इंटरेस्ट कितना भर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है 31,666 रुपीज़। अगर 2-3 साल मैं इस फ्लैट को रख लेता हूँ अपने पास और उसके बाद मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करता हूँ तो 3 सालों में मैं तकरीबन 3 और 2 5 11 लाख रुपए का मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आ रहा है ये सबका सम यहाँ पे आ रहा है 11 लाख रुपए का इंटरेस्ट मैं भर रहा हूँ 3 साल में। अब मैंने 50 लाख का फ्लैट लिया था, 3 साल में उसका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ? लोगों ने 3 साल में 50 लाख का फ्लैट था अब 60 लाख रुपए हो गया। भाई मैंने 11 लाख रुपए तो तूने इंटरेस्ट भर दिया। अगर तेरे को घर बेचना है तो मिनिमम 62 लाख में जाएगा तो तू इक्विवेलेंट होगा। क्या बड़ा कुछ नहीं है? गेटिंग माय पॉइंट? आपको लगे रहा है कि अब 50 लाख का फ्लैट 60-62 में हो गया, बड़ा कुछ नहीं। यू हैव पेड द इंटरेस्ट, 40 लाख का इंटरेस्ट ही भरा 3 साल में आपने उतना। जो कैपिटल एप्रिसिएशन दिख रहा है एक्चुअली मिल रहा है क्या? और अगर आप रियल में बेचने भी जाओ ना उसको तो उसमें फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का तो गेन दिखेगा 50 लाख में आपने बाय किया है, ऊपर आपको 10-11-12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वो कैपिटल गेन भी वहां पर भरना पड़ेगा। तो यू आर नॉट मेकिंग मनी इन दिस ऑल सिनारियो। गेटिंग माय पॉइंट? एज ए इन्वेस्टर या सेकेंड हाउस के बारे में जो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मेरे पैसे बन सकते हैं तो ये दिक्कत वाला होगा। चलो ये तो हो गया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब एंड यूजर जो है उसको रहने के लिए घर चाहिए। देखो 50 लाख का फ्लैट लेना है तो उसकी अर्निंग तकरीबन 80 से 1 लाख रुपए चाहिए। देखो इसमें भी 2 प्रकार है एंड यूजर में। एक होता है जो अफोर्ड कर सकता और दूसरा होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब 40-50 हज़ार वाला, 40,000 पगार वाला 50 लाख का फ्लैट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो डिमांड करेगा तो नहीं करेगा, वो तो गया। मतलब जो कैपेसिटी नहीं उसकी डिमांड करने की थी वो तो गया। अब दूसरा जो है जो डिमांड कर सकता है, कैपेसिटी है उसकी डिमांड करने की, वो कितने लोग बचे मार्केट में जो अभी तक घर ले सकते थे और लिया नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो 70-80% 90% लोगों ने जो घर ले सकते थे ले लिया है, 5-10% लोग बचे होंगे। और जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी एलिजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और वो भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन क्या इतनी ह्यूज डिमांड आ सकती है क्या? अभी अगर रेरा की बात की जाए तो रेरा मतलब कैसे होता था? पहले बिल्डर क्या करता था, लोगों से पैसे लेता था, थोड़ा सा काम शुरू कर देता, फिर दूसरी साइड शुरू करता, फिर तीसरी साइड शुरू करता था और वो टाइम पे पोजीशन नहीं देते थे। अब हुआ ऐसे है कि रेरा की वजह से उसे टाइम पे पोजीशन देना पड़ेगा, जो पैसा जहां से लिया वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो होता कैसे? पहले की बात सोचते हैं। पहले ऐसे होता था कि रूरल एरिया से मेट्रो सिटीज में लोग आते थे,
पहले तो वो घर खुद का नहीं ले सकते थे, तो वो डिमांड करते थे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब वो आगे प्रॉपर्टी में रहने के लिए रेंट पे, तो रेंट की भी अच्छी खासी मतलब यील्ड हुआ करती थी। अब बहुत सारे लोग आ रहे, अभी इन्होंने कुछ सेटलमेंट हो गया, इनका काम मिल गया, सब हो गया, अभी घर का डिमांड करके घर बुक कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर डिलीवरी नहीं कर रहा है 10-10 साल या 5-5 साल जो भी है, जिसकी वजह से वो जो रेंटेड प्रॉपर्टी थी वेकेंट नहीं होती थी और रेंटेड प्रॉपर्टी की डिमांड काफी हाई रहती थी। लेकिन आने वाले समय में जो लोग घर बुक कर रहे हैं उनको अगर समय पे घर मिलेगा तो जो भी रेंटेड डिमांड रहेगी रेंटेड प्रॉपर्टी की वो भी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, क्योंकि ज्यादा बढ़ने का चांस आसार नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि चलो वेकेंट हो रही प्रॉपर्टी तो लोग आ रहे हैं। अब अगर देखेंगे कि पिछले 5-10 सालों में तो रेंट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। पहले 10% 12% सालाना मतलब रेंट बढ़ाकर देना पड़ता था, अब 5% 3% पे आ गया। मतलब सालाना इंक्रीमेंटल कितना हो रहा है, 3% 5% का ही इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है रेंट में भी। तो इन्वेस्टर का जो व्यू है ना, जो इसके 4-4 10-10 फ्लैट लेकर रखे, वो भी क्या सोचेंगे, चलो हम भी सप्लाई कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन नहीं होगा या रेंट नहीं मिलेगा, मैं ये बता रहा हूँ कि वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। जो भी कैपिटल गेन मिलेगा वो इन्फ्लेशन के आसपास मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन हुआ करता था वो नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन जो है इन्फ्लेशन के आसपास रहेगा और रेंट भी आपको जो भी बैंक में एफडी है उससे नीचे ही मिलेगा, काफ़ी नीचे मिलेगा। इस पर सोचने की ज़रूरत है और समझकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। देखो, एंड यूजर ने घर ले लिया, वो क्या कर रहा है, ईएमआई भर रहा है, ईएमआई भर रहा है, लेकिन कितने भर रहा है, आधी जिंदगी तो बैंक के लिए काम कर रहा है, तो इसको प्लान करता है और प्लान करके अगर घर लेते हो तो बहुत बढ़िया होता है। सेकेंड हाउस या रेंटेड प्रॉपर्टी की बात अगर आप सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो भी अभी मेट्रोज आ रही है, तो मेट्रो की वजह से मेट्रो सिटीज़ में मतलब कहते हैं कि लोग इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। तो मैं सिंपल एग्जांपल के साथ लॉजिकल बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं पिंपरी इंचौड़ में रहता हूँ, पूना यहाँ से 1-1.5-2 घंटे का जर्नी है, मतलब 15-20 किलोमीटर ही है, लेकिन इतना सारा ट्रैफिक है कि पूछो मत। और मैं पूना में जॉब पे हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार इतना 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, उधर 8-10 घंटा काम करना है, तो 12-14-16 घंटे तो मेरे ट्रैवलिंग में और काम में ही चले जा रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं पिंपरी इंचौड़ में रहने से अच्छा है कि मैं पूना में रहूँ। अब पूना में रहना है तो 1.5 करोड़ का जो फ्लैट है उसकी जो रेंट है 25,000, 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा तो है नहीं। सो मैं वहाँ पर डिमांड करता हूँ। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोचने वाले होते हैं कि जिनको जाना आना पॉसिबल नहीं, तो वो पूना में डिमांड करेंगे रेंटेड प्रॉपर्टी की। खरीदने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि 1.5 लाख की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी और 30,000 का अगर मैं मुझे रेंट मिल रहा है तो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट ओवर देयर, तो वो बात तो खत्म होगी। अब देखो, मेट्रो सिटी आ गई तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं यहाँ से 10 मिनट में पिंपरी इंचौड़ से पूना पहुँच सकता हूँ मेट्रो से, वहाँ से रिक्शा से मैं ऑफिस पहुँचूंगा। तो मेरा जो समय है अब 2 घंटा ट्रैवलिंग का घट कर 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा हो गया। तो पूना में 40,000 में जो फ्लैट मुझे रेंटेड मिल रहा है वो पिंपरी इंचौड़ में 15,000 में मिल रहा है। तो मैं क्या सोचता हूँ, अभी 8-10 घंटा काम है, 1-1.5 घंटा मेरा ट्रैवलिंग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले 4 घंटे जाते थे, तो मैं पूना में डिमांड करूंगा रेंटेड प्रॉपर्टी की, तो नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा कि मैं पिंपरी इंचौड़ रहकर अप डाउन करूंगा, तो पिंपरी इंचौड़ का डिमांड बढ़ेगा, ऐसा आपको लेगा। लेकिन जो पिंपरी इंचौड़ को अफोर्ड नहीं करेगा वो थोड़ा साइड बाय एरिया में जाएगा, वो तो बोलेगा चलो ठीक है, मैं 2 व्हीलर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, 5 किलोमीटर के रेडियस से क्या फ़र्क पड़ता है, जो यहाँ पर 15,000 का रेंट है तो वहाँ पे 7,000 का रेंट। तो इस तरीके से ये लोग, और ये रिंग रोड वगैरह बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो रिंग रोड से क्या होगा कि जो सिटी को क्रॉस करके लोग आ रहे थे, दूसरे कोने से इस कोने में आ रहे थे, अब क्या होगा, रिंग रोड की वजह से उनको सिटी में घुसना ही नहीं है, साइड से जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है और उस प्रोस्पेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा हेवीली आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी लोग बात करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी, सर देखो ना, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, आने वाले 10 साल में देखो आप शॉप पर जाकर खरीदी करेंगे, इस पर मुझे डाउट है। मैं आउट ऑफ कंट्री काफ़ी सारे घुमा हूँ, तो वहाँ पर फुटपाथ है ना, चलने के लिए होते हैं, हमारे यहाँ पर ठेले लगाने के लिए। लेकिन आज की डेट में मैं बात करूँ तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं है रोड साइड अगर मुझे शॉपिंग करनी है। और दूसरा, फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी मैं पहले लेक्चर लेते थे, ऑफलाइन लेते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, तो ऑफिस चाहिए था, बड़ा ऑफिस चाहिए था।
लेकिन अभी सारा जूम आ गया, यूट्यूब आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं, लेक्चर्स होते हैं। तो क्या मुझे कमर्शियल ऑफिस बढ़ा लेने की आवश्यकता है? बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे हर टॉपिक पे हम डिमांड कौन करेगा, सप्लाई कितना है, फिर आने वाले समय में क्या आपको लगता है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें रियल इस्टेट में पैसे लगाने हैं, या कौन सी रियल इस्टेट में पैसे लगाने हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा बन सकता है, ये सारी चीज़ें अगर मैं सारे एस्पेक्ट के बारे में अगर डिस्कस करते रहूँगा तो ये और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। इस वीडियो के व्यूज़, और आपको अगर ये टॉपिक पसंद है या इससे आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ ऐसा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, और मुझे भी पता चलेगा लाइक्स और व्यूज़ से कि क्या मुझे इस टॉपिक पे और बात करनी चाहिए और डिटेल में जाना चाहिए। अगर आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट से मुझे ये आइडिया आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, वैल्यू ऐड कर रहा है, तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे मैं इस टॉपिक पे और भी गहराई में बात कर सकता हूँ। आगे के वीडियो में हो सकता है हम बात करें कमर्शियल पे और डिटेल में, फिर रेसिडेंशियल पे तो हमने आज थोड़ी सी बात कर ली है, और फिर इंडस्ट्रियल और रियल इस्टेट के बारे में बात हो सकती है, फिर एग्री के बारे में बात हो सकती है, या सेमी अर्बन, अर्बन जो भी अर्बनाइजेशन के रियल इस्टेट से उस पर भी बात हो सकती है, अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।